मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा बोलते हैं उनकी उनकी जगह सलाखों के पीछे जेल में होनी चाहिए। भाषा तो वो ऐसी है जो आतंक पैदा करने वाली है पूरे दुनिया में। इससे भारत की छवि बिगड़ी है और बहुत बदनामी हुई है देश की। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, मुकदमा बनाना चाहिए आतंकवाद की गतिविधि का। कोई एक व्यक्ति ने नहीं बोला, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देश की जो लोकसभा के स्पीकर साहब का जो दोहरा चरित्र है, जो उनकी जो मानसिकता है वो सामने आ गई कि उनकी कार्रवाई एक तरफा है। उसके चरित्र में कभी भी न्याय नजर नहीं आता, इंसाफ नजर नहीं आता। जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को नहीं मानता, जो महिला के सम्मान को के साथ खिलवाड़ करता है, जो महिला के उत्पीड़न पे बोल नहीं सकता, कभी नहीं बोलता है, चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो, तो वो अधर्मी की तरफ जा रही है वो पार्टी जो सत्ता में है। ये बेहद शर्मनाक है और ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। मैं इसे कोई आश्चर्यचकित होकर नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं इसे इस दृष्टि से देख रहा हूँ कि इनका एक तरफ एजेंडा चल रहा है पूरा हिंदू मुसलमान बनाने पर। क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं कि काम के दम पे वोट मांग लें, तो ये बेसिकली हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, ये 3-4 शब्द निकाल दें इनके डिक्शनरी से तो इनके पास वोट मांगने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया। जीएसटी लाके सब व्यापार ठप कर दिया, नोटबंदी लाके सबके धंधे बंद कर दिए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ठीक है, उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न बंद करने की बात की थी लेकिन वो बढ़ गए। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, महिला का हो या दलित का हो, आदिवासी का हो, उनके ऊपर अतिक्रमण बढ़ गया है, शोषण बढ़ गया है। और साथ ही साथ 30 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात की थी, वो 100 रुपये के आसपास पहुंचा दिया। गैस सिलेंडर 12 जो 400 का था वो 1200 तक पहुंचा दिया। देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया। तो इनके पास वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हो। दानिश अली जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी का जो वो व्यवहार था, जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो बेहद शर्मनाक है, नीचता की पराकाष्ठा है। और मैं कम से कम ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं बोल सकता जो उन्होंने बोले, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा बोलते हैं उनकी जगह सलाखों के पीछे जेल में होनी चाहिए। वो सांसद बनने के लायक नहीं है। उनका तो बिल्कुल व्यवहार गुंडों के जैसा है, बल्कि भाषा तो वो ऐसी है जो आतंक पैदा करने वाली है, जो एक पूरे बड़े समाज को, बड़ी कम्युनिटी को, जो 20 करोड़ के करीब जिसकी जनसंख्या है, उसको डराने वाली भाषा है। तो ये जो चरित्र बीजेपी का उभर के आया है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं और देश के लोग दुखी हैं। पूरे दुनिया में इससे भारत की छवि बिगड़ी है और बहुत बदनामी हुई है देश की। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, मुकदमा बनाना चाहिए आतंकवाद की गतिविधि का, क्योंकि वो आतंकित करने वाली भाषा है। मैं एज एन एडवोकेट जब इस परिभाषा को देखता हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का मतलब ये है कि आपका ऐसा कार्य जिससे टेरर क्रिएट हो, आतंक पैदा हो, आतंकित हो जाएं लोग, डर जाएं। तो ये डराने वाला ही तो वक्तव्य है, एक पूरे समूह को डराने वाला वक्तव्य। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए और हम दानिश अली जी और ऐसे लोगों के साथ हैं। और किसी भी प्रकार में हम न्याय के खिलाफ या समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो संदेश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देना चाहते थे, संविधान के माध्यम से सबको बराबर करना चाहते थे, हम उस सिद्धांत के साथ हैं। और जो भी उस सिद्धांत के खिलाफ जाएगा, जो भी नफरत की बात करेगा, समाज को तोड़ने की बात करेगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, हम ऐसे सब लोगों का विरोध करेंगे। इस घटना से जुड़ी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, पीछे बैठ के उस वो वक्त मुस्कुरा रहे थे। तो ये तो, और इसे मैंने कहा ना कि ये कोई एक व्यक्ति ने नहीं बोला, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वो दोनों लोग जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, दोनों केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और उनका उस वक्त उनका मुस्कुराना, वो मुस्कुराना भी कुछ कहता है। कभी कभी क्या होता है, आंखें बोलती हैं तो कभी आदमी का चेहरा बोलता है। तो शब्द बोल रहे हैं कोई, लेकिन साथ में जो दो पूर्व केंद्रीय मंत्री का मुस्कुराना, इसका मतलब पूरी पार्टी का चाल चरित्र ऐसा है। और उनको शर्म भी नहीं आती हंसते हुए। बाद में क्लैरिफिकेशंस भी किस तरीके से दे रहे हैं, शर्मनाक है ये। इस घटना को लेकर स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देके पल्ला झाड़ लिया है, क्या कहना? नहीं, स्पीकर तो अपना काम कहाँ कर रहे हैं। जब कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है, मणिपुर की घटना की बात कर रहा है, तो ऐसे सांसदों को तो भाई संसद से बर्खास्त कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं।
और जिसने पूरे 40-20 करोड़ लोगों को आतंकित करने वाली बात इतनी शर्मनाक, जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार किया, उसको वो केवल चेतावनी की बात कर रहे हैं। इससे उनका खुद का भी चरित्र सामने आ गया कि देश की जो लोकसभा के स्पीकर साहब का जो दोहरा चरित्र है, जो उनकी जो मानसिकता है, वो सामने आ गई। क्या लगता है स्पीकर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हैं, विपक्ष पर ही कार्रवाई करते हैं, अपने लोगों पर नहीं, वो कार्रवाई? तो सबको दिख रहा है, इसमें कहने की बात ही नहीं है, पूरे दुनिया को दिख रहा है कि उनकी कार्रवाई एक तरफा है। विपक्ष के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के सांसद ने गुंडों जैसा व्यवहार किया, पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया, और उसको केवल चेतावनी। ये तो एकदम स्पष्ट है, सबको समझ में आ रहा है। हाल ही में अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है संसद में, उसमें ओबीसी महिलाएं हैं या मुस्लिम महिलाएं, उनके लिए कुछ नहीं है, दलित महिलाएं हैं, उनको भी आरक्षण में आरक्षण दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ 70% पूरा फिर उनके कब्जे में। मुझे लगता है पूरे देश का विपक्ष एकजुट होकर मांग कर रहा है, यहां तक कि सत्ता पक्ष के सांसद डरे हुए बोल नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% देश के सांसद ये चाहते हैं कि ये जो महिला आरक्षण है ये 30% नहीं 50% होना चाहिए, और इसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की महिलाओं को बराबर संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विद इन SC में से नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो जो 50% महिलाओं को दी जाए पहले, तो अभी तो 30 की बात कर रहे हैं, 50 दी जाए, और उसमें से उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनमें बंटना चाहिए, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी सिर्फ महिलाओं को लेकर राजनीति करती है, उनको हक नहीं दिलवाना चाहती? ओबीसी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, दलित महिलाएं, उनको सिर्फ पिछड़ा ही रखना चाहती है? वो महिलाओं को लेकर राजनीति करती है, दलितों को लेकर राजनीति करती है, आदिवासी को लेकर राजनीति करती है, पिछड़ों को लेकर राजनीति करती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर राजनीति करती है। वो केवल और केवल राजनीति करती है। उसके चरित्र में कभी भी न्याय नजर नहीं आता, इंसाफ नजर नहीं आता, और उनका बिहेवियर उनके चेहरे से, उनके बोलने से कभी मेल नहीं खाता। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में दलित और मुसलमानों को कहाँ देखते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ ये समय एनडीए जो देश को हराना चाहता है, जो देश को तोड़ना चाहता है, जो राष्ट्र विरोधी नफरती ताकतों को ताकत देता है, उसका हारना, जो देश के संविधान को भी बदलना चाहता है, जो मनुस्मृति को लाना चाहता है, उसका हारना पहले जरूरी है। इंडिया को जीतना जरूरी है, क्योंकि उसमें सारे गठबंधन में सारे पार्टियां हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंडिया से भी बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा लेना। जिस तरह एनडीए के सामने हमें लड़ना पड़ रहा है, तो वायदे करके इंडिया आ तो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास हो सत्ता में आएगा, हम लोग उसको सत्ता देंगे सब मिलके। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे अपने मुद्दे तब भी जिसके तस रहेंगे, उनको हल करवाने के लिए, उन डिमांड को पूरा कराने के लिए हमें फिर एक आंदोलन इंडिया के खिलाफ भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले सत्ता देंगे, फिर आंदोलन करेंगे। हमने देखा कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें मुस्लिम और दलितों की जो बड़ी पार्टियां, उनको नजरअंदाज किया गया, जैसे बहुजन समाज इसीलिए मैंने पार्टी। कहा ना कि बेसिकली तो इन पार्टीज को कहीं ना कहीं जो गवर्न करने वाले लोग हैं, उनके बिहेवियर में, बोलने में जो दिख रहा है, वो आचरण में रहेगा, इस पे मुझे संदेह है। क्योंकि माइनॉरिटीज लगभग 20 करोड़ और अनुसूचित जाति जनजाति लगभग 42 करोड़, 62 करोड़ तो आधी जनसंख्या के करीब तो यही हो गया। लेकिन उनकी नुमाइंदगी उस तरह की नहीं दिखती। उनको जो रेस्पेक्टफुल तरीके से उसमें शामिल करना चाहिए, तो वो नहीं दिखता। मुद्दे शामिल हो रहे हैं, ये तसल्ली की बात है कि चलो ये कम से कम ये चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे की तरफ जा रहा है। ये चुनाव SC, ST, OBC माइनॉरिटी को उनके हक मिले, इसकी तरफ जा रहा है, जो हमारी वर्षों की डिमांड है, जिसमें हम वर्षों से आंदोलन रहता है। हम इस बात से संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया को जीतने के बाद वो जिन मुद्दों पे चुनाव जा रहा है, उस मुद्दे हल होंगे, इस पे मुझे संदेह है। तो एक आंदोलन फिर इंडिया के खिलाफ भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं इंडिया के गठबंधन के सभी दलों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के जो पार्टियां हैं, उनके जो नेतागण हैं, उनको भी इसमें पूरा सम्मान दें, उनकी सहभागिता बढ़ाएं और उनके भी थॉट्स को इसमें शामिल करें, ताकि ये गठबंधन और ज़्यादा मजबूती के साथ जीत के सामने आए। हाल ही में स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा 2024 की जो लड़ाई है वो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई है। क्योंकि वो सारे काम अधर्म के कर रहे हैं। जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को नहीं मानता, जो महिला के सम्मान को के साथ खिलवाड़ करता है, जो महिला के उत्पीड़न पे बोल नहीं सकता, कभी नहीं बोलता है, चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो, तो वो अधर्मी की तरफ जा रही है वो पार्टी जो सत्ता में है।
और धर्म का मतलब जब मैंने लॉ में पढ़ा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ धम्मा, धम्मा मीन जस्टिस, न्याय। तो दूसरी तरफ न्याय की लड़ाई है, इसलिए वो जो कह रही है सही कह रही है, और उनकी हार भी तय है क्योंकि वो अधर्म के साथ है। क्योंकि एक समय वो भी था जब वो गले में प्याज की माला पहन के बैठती थी, गैस सिलेंडर पे 2 रुपए बढ़ने पे धरना प्रदर्शन करके सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, और आज इतने रेट बढ़ गए पेट्रोल के और गैस के, और वो एक शब्द देर के नहीं बोल रही है। आज कहाँ चला गया उनका वो वाला कैरेक्टर। इसका मतलब उनके आचरण में न्याय नहीं है, वो अधर्म की तरफ बढ़ रही है। आखिरी सवाल, ये जो अभी दानिश अली के साथ घटना हुई, राहुल गांधी तुरंत उसी दिन रात को उनसे मिलने चले जाते हैं, लेकिन जिस पार्टी से वो सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी, ना तो उसकी मुखिया आती है, ना ही उनके जो भतीजे आकाश आनंद जिनके पास आजकल पार्टी की बागडोर है, वो मिलने आते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को उन्होंने भी कंडम किया है, लेकिन उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और केवल उनको नहीं कि उनकी पार्टी के सांसद हैं, किसी भी सांसद के साथ अपमानजनक व्यवहार हो तो पार्टी के बड़े नेताओं को उसको साथ खड़ा होना चाहिए, ये मेरा मानना है।